स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ दैट इज द डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैंने जो है ना चैप्टर वाइज स्टार्ट किया प्लस टू क्लासेस के लिए, ताकि बच्चों को ये थोड़ा इजी हो सके। और ये सबसे मतलब बच्चों को बहुत टफ लगता है ये वाला चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, फिर डीएनए के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो जो मेरे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके अंदर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैब ओपन मॉडल, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये बहुत इजीएस्ट है। टॉपिक्स जो है ये सारे बहुत इजी हैं, पर लेकिन टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि वो उसको एक इजी वे से समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे डीएनए का एक इजीएस्ट वे बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको इसके बारे में नॉलेज होगी और फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा चैप्टर। और इस चैप्टर में जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है, वो भी बहुत इजी प्रोसेस है और सिंपल से प्रोसेस होते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन है ना एग्जाम में, बहुत बारी इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए के बारे में हम बात करते हैं। डीएनए सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारे जो जीन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि बिना डीएनए के हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब डीएनए आया कहाँ से है हमारे अंदर? डीएनए हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है? डीएनए की फॉर्मेशन, जो हमारे अंदर एक तो फॉर्मेशन होती है डीएनए की, ठीक है, और डीएनए जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफर होके आता है। पेरेंट्स मतलब हमारे यंग वन से ट्रांसफर होके यंग वंस के अंदर आ रहा है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। अब पेरेंट्स में मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि जो करेक्टर्स है वो हाफ ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फादर और मदर। मतलब हमारे अंदर जितने भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है 23 की यहाँ पे। तो हाफ जो है फादर और हाफ क्या है? मदर। दोनों से आएंगे यहाँ पे, जिसके थ्रू 46 बनेंगे। मतलब 23 यहाँ पे मैं पेयर्स के अंदर बात कर रही हूँ, 23 इन पेयर्स। अगर हम सिंगुलर में बात करें तो हियर इज द 46। अब 46 में से क्या होंगे यहाँ पे? 23 फादर से और 23 मदर से। फादर और मदर से जब यहाँ पे ये कंबाइन होंगे तो ये कितना बन जाएगा? न्यू यंग वन 46, जिसके अंदर दोनों के हाफ करेक्टर्स हैं और जिसके थ्रू ये क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी? न्यू यंग वन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो ये न्यू यंग वन है दैट इज द कॉम्बिनेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन हुई है उसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। अब डीएनए होता क्या है? देखिए, डीएनए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसको डिस्क्राइब किया था एफ मिस्टर साइंटिस्ट ने 1869 में पस सेल से जैसे निकाला था। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। अब ये 2 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक पेयर की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे जीन्स प्रेजेंट होती है। हियर इज जीन्स, मतलब इनकी लोकेशन अलग अलग होती है इनसाइड। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये होती है कि क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या है, अब डीएनए कहाँ पे है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज द क्रोमोसोम, जो कि 23 पेयर्स में है। तो ये एक पेयर है। इसी तरीके से हमारे पास 23 पेयर्स होती हैं, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बताया था 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 इज द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम्स के इनसाइड में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। अब इन जीन्स की भी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है? क्योंकि ये जो जीन्स हैं, इन जीन्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे डीएनए की कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो ये जो पूरा प्रॉपर क्रोमोसोम है, ठीक है। अब क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या है? जीन्स प्रेजेंट है। अब उस जीन्स के अंदर यहाँ पे क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। जो डीएनए हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को, शेप को, साइज को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पेरेंट से जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब डीएनए जो है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज की जो फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर की वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिविटी की वजह से कि न्यूक्लिक एसिड है। क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की जो कॉम्बिनेशन है वो बनी कैसे है? सबसे पहले समझना होगा, डीएनए जो होता है ना डबल हेलिकल होता है, लाइक दिस वन में। डबल हेलिकल मतलब वो राउंडिंग शेप में होता है, कभी भी सिंगुलर में नहीं होता। अब डीएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में अलग अलग होता है।
जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्मेशन में होता है, लाइक दिस वन, सर्कुलर में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास यूकैरियोट होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर डीएनए क्या होता है, यहाँ पे लीनियर फॉर्मेशन में होती है, लाइक दिस वन में लीनियर फॉर्मेशन में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सभी के अंदर अलग अलग यहाँ पे डीएनए तो है सबके अंदर, बट लेकिन उनका डीएनए उनकी फादर और मदर से ट्रांसफर होके उनके अंदर आ रहा है, न्यू यंग वंस के अंदर आ रहा है। अब डीएनए की फॉर्मेशन होती कैसे है, क्या स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। अब डीएनए को पहले समझो, तभी जब डीएनए समझ में आएगा तभी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन समझ में आएगी कि ये आगे फर्दर प्रोसेस हो क्या रही है, ठीक है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी प्रोवाइड की। सबसे पहले साइंटिस्ट ने पस सेल से इस डीएनए को फाइंड आउट किया कि डीएनए हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो डीएनए है वो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। प्लस जो पस सेल से उसने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि डीएनए भी एक प्रेजेंट मटेरियल प्रेजेंट है जो हेल्प कर रहा है फर्दर बॉडी की स्ट्रक्चर की डिफाइन के लिए, ठीक है। अब हमने फिर बाद में और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी ये देखा कि जो साइंटिस्ट हमें पहले अपनी थ्योरीज प्रोवाइड करके गए हैं वो सही है कि नहीं है। उसके लिए ग्रिफ्ट, चार्गव और भी बहुत सारे कितने साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म किए थे, फिर भी उनका कंक्लूजन क्या आया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब वॉटसन एंड क्रिक आया, उसने डीएनए के प्रॉपरली कि डीएनए की फॉर्मेशन क्या है, डीएनए के अंदर कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है, प्लस बैकबोन क्या है, और कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, डबल हेलिकल है या फिर सिंगल हेलिकल है, वो सब कुछ फाइंड आउट किया। अब डीएनए सबके अंदर क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, बट लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट वो आरएनए होता किसके अंदर है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए वायरसेस में होता है। अब जो वायरस होते हैं अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, आरएनए खतरनाक होता है, मतलब बहुत डेंजरस है ये, क्योंकि आरएनए क्या है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आरएनए वायरस हमारे अंदर एंटर कर गया, उसने अपना आरएनए से डीएनए बना दिया, तो उसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है पर्सन की, लाइक एड्स वाले पेशेंट्स में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो जो चार्गव हैं उन्होंने, या वॉटसन एंड क्रिक हैं, उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रोवाइड किए थे डीएनए के रिगार्डिंगली। अब डीएनए सबसे पहले क्या था, डीएनए डबल हेलिकल है, लाइक इन 2 स्ट्रैंड्स, 1 स्ट्रैंड एंड सेकेंड स्ट्रैंड। अब दोनों स्ट्रैंड के ये यहाँ पे आपस में क्या है, इनकी क्वाइलिंग है, मतलब क्रॉसिंग ओवर है, क्वाइल कर रहे हैं आपस में यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स, लाइक इन दिस वे। डीएनए इस तरीके से क्वाइलिंग शेप में प्रेजेंट होता है, दिस वन, ठीक है, दैट इज द डीएनए क्वाइलिंग। मतलब डीएनए आपस में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड आपस में यहाँ पे क्वाइल कर रहे हैं, और ये आपस में क्वाइलिंग के साथ ही प्रेजेंट रहेंगे। अगर इनकी क्वाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंड में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अगर इसका एक स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा से अपनी न्यू डीएनए सेकेंड स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो हियर इज द पेरेंट स्ट्रैंड, दैट इज द पेरेंट स्ट्रैंड, and that is the complementary strand. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट में प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे वही बेस पेयर्स यहाँ पे सेम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या होगा यहाँ पे, पेरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री। अब इनको और क्या बोलते हैं, सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस मतलब जिसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट है, और एंटी सेंस मतलब जिसके अंदर ऑपोजिट बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये बेस पेयर्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बेस पेयर्स क्या होते हैं। अब जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज अ नाइट्रोजीनस बेस पेयर, नाइट्रोजीनस बेस पेयर, सेकेंड इज अ फॉस्फेट, एंड थर्ड इज अ शुगर, ठीक है। अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने डीएनए को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद फर्दर आपने ये सब चीजें बतानी है। अब जो वॉटसन एंड क्रिक है उसने देखा कि डीएनए के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। अब जैसे कि हमारे अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है, बैकबोन इज अवर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसी तरीके से डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट और शुगर है वो बैकबोन की फॉर्मेशन करेंगे। अब बैकबोन कैसे बनेगी, यहाँ पे फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। इसी तरीके से दूसरी भी यहाँ पे ऐसी पेयरिंग होगी, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर।
ठीक है, ये एकदम आमने सामने आने चाहिए, क्योंकि जो बेस पेयर्स है ना इसके साथ ही अटैच होने वाले हैं। अब देखो ये दो स्टैंड्स हो गए, फर्स्ट स्टैंड एंड दैट इज द सेकेंड स्टैंड डीएनए के, ठीक है। आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड में एग्जिस्ट करेगा और डीएनए डबल स्टैंड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब जो ये फॉस्फेट है और शुगर है ये आपस में लिंक्ड है, एक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। दैट बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट और शुगर की आपस में कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी इनके साथ पेयरिंग होनी चाहिए, तभी तो वो यहाँ पे आपस में एक स्टैंड की फॉर्मेशन कर पाएंगे, एक चेन की फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये क्या होगी, यहाँ पे बैकबोन होगी डीएनए की, डीएनए की बैकबोन है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो इस बैकबोन को क्या कर रहा है, एक स्टैंडिंग पोजीशन के लिए, एक कॉम्बिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है, ताकि ये इधर उधर ना हो सके और आपस में कंबाइंड रहे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर ये तो कंप्लीट हो गए बैकबोन के लिए। अब नाइट्रोजनस बेस पेयर्स क्या होते हैं, अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। किस तरीके से दो टाइप्स के होंगे यहाँ पे, ये प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं, अब प्यूरीन्स के अंदर क्या क्या आएगा, ये भी यहाँ पे फर्दर टू है यहाँ पे इनके, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन्स भी आगे फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फर्दर थ्री टाइप्स के हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, हमने ये याद रखना है, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहाँ पे हम इनको लर्न कैसे करें। अब इनको लर्न करने का तरीका, ए और जी, इनका फर्स्ट वर्ड एडेनिन का क्या है ए और ग्वानिन का क्या है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया एजी। एजी से याद रखना, जो एक छोटी है प्यूरिन है, एजी मतलब उसके अंदर एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब पिरिमिडीन्स मतलब ये बड़ा वर्ड आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 3 की कॉम्बिनेशन है, बट डीएनए के अंदर ये दोनों ही पाए जाएंगे। थाइमिन, यहाँ पे लिख रही हूं मैं इसको, डीएनए के अंदर देखो थाइमिन और साइटोसिन। यूरासिल नहीं पाया जाएगा, यूरासिल किसके अंदर होता है, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। ये डीएनए के अंदर होती है और ये यूरासिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बस आपने सिंपल ये याद रखना है कि जो हमारे पास डीएनए है उसकी बैकबोन है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। इसी तरीके से ये बैकबोन जो है वो फॉर्मेशन हो रही है। और डीएनए हमेशा क्या होगा, डबल हेलिकल में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब 2 स्ट्रैंड होंगे और दोनों स्ट्रैंड आपस में क्वाइल कर रहे होंगे। क्वाइलिंग मतलब उनकी आपस में इस तरीके से वो होंगे कि राउंड 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 आपस में एक दूसरे के साथ क्वाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होंगे, यहाँ पे इनके एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी। एंटी पैरेलल मतलब इनकी एक एंडिंग प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम ये डिसाइड होती है। 5 प्राइम और 3 प्राइम की जो पोजीशन है शुगर के अटैचमेंट के साथ इनकी पोजीशन डिफाइन अप होती है। अब यहाँ पे अगर 5 प्राइम की है तो एंडिंग किसके साथ होगी, 3 प्राइम के साथ। ये अगर 3 प्राइम है तो इसकी एंडिंग होगी यहाँ पे 5 प्राइम के साथ। ये ऑपोजिट ही होंगे। क्यों ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ऑपोजिट जब आप देखते हो यहाँ पे चुंबक होता है, चुंबक के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऑपोजिट पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसको आपस से धकेलना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे ये सेम सेम अटैच हो गए कि 3 और 3 अटैच हो गया यहाँ पे, तो वो 3 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से डीएनए टूट जाता है। तो टूटना नहीं है क्योंकि डीएनए को डबल हेलिकल में ही रहना है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी, 3 और 5 प्राइम, जिसकी वजह से ये पोलैरिटी की वजह से क्या रहेंगे, आपस में कंबाइन रहेंगे। कॉम्बिनेशन तभी हो सकती है जब इनकी ऑपोजिट पोलैरिटी होगी। यहाँ पे एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एंटी पैरेलल का होगा, 5 प्राइम यहाँ पे है तो 3 प्राइम यहाँ पे होगा, और इसका 3 प्राइम होगा तो इसका 5 प्राइम होगा। ये एक ओपन में जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं इनके अंदर कि कार्बन की चेन कैसे फॉर्मेशन हो रही है, वो कार्बन के फॉर्म के साथ कौन सी चीजें अटैच है, जहां पे 3 प्राइम की एंडिंग हो रही है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए कि डीएनए के अंदर फॉर्मेशन कैसे होती है, 3 कंपोनेंट कैसे यहाँ पे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और डीएनए बना रहे हैं। यहां तक समझ में आया। फॉस्फेट और शुगर की अटैचमेंट होगी, बैकबोन की फॉर्मेशन होगी। अब ये ऑपोजिट हो गए ताकि ये आपस में क्या रहे, यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मेशन में रहे, इनकी आपस में रिपेल ना हो सके और डीएनए हमारा ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से इनकी क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है और पोलैरिटी इनकी ऑपोजिट होती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इनके साथ बॉन्डिंग भी होनी चाहिए ना,
देखो किसी के साथ पकड़ रहे हैं तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब बैकबोन का मतलब हमारे पास दो पैर होते हैं तो हम दोनों पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। एक पैर नहीं होगा तो नहीं खड़े हो पाएंगे। इसी तरीके से डीएनए के लिए क्या है, ये दो पैर हैं जिनके थ्रू ये आपस में क्या हो गया, स्टैंड हो पा रहे हैं। अगर दोनों पैर में से एक पैर नहीं होगा तो डीएनए खड़ा नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे में, और जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब है यहाँ पे ये याद रखना है, फॉस्फेट और शुगर के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, मतलब आपस में फॉस्फेट और शुगर को अटैच कर रहे हैं। अब जो बेस पेयर्स हैं, अभी मैंने बताया प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स हैं, जिसमें से एडेनिन और ग्वानिन, एजी के थ्रू याद रखो, एजी प्यूरिन्स की है और पिरिमिडीन्स में टीसीयू, ठीक है। तो जिसमें है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल हमेशा आरएनए के अंदर मिलता है, थाइमिन एंड साइटोसिन डीएनए के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी चीज याद होनी चाहिए, देखिए आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे एडेनिन है, एडेनिन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ग्वानिन 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, थाइमिन डबल बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इनके बॉन्ड की होते हैं इनके अंदर, मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि थाइमिन के पास कितने हैंड्स हैं, एडेनिन के पास कितने हैंड्स हैं, जिसके थ्रू वो ज्वाइन करेंगे। एडेनिन के पास 2 हैंड प्रेजेंट है, अब वो 2 हैंड ही आगे फर्दर जब किसी के साथ अटैच होगा तो वो दोनों हैंड्स को अटैच करेगा, ठीक है। तो इसके पास ग्वानिन और साइटोसिन के पास क्या है, 3 हैंड्स प्रेजेंट है, तो 3 हैंड से कंबाइन करेंगे। अब इनकी कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करती है, देखिए ए के साथ हमेशा, अब जिसके पास 2 हाथ है तो वो 2 हाथ वाले के साथ ही कंबाइन करेगा, 3 हाथ वाले के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तीसरे का हैंड क्या हो जाएगा, एक फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एडेनिन के पास 2 हैंड्स हैं और किसके पास यहाँ पे 2 हैंड्स हैं, थाइमिन के पास, तो हमेशा जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ ही कंबाइन होगा, ठीक है, दोनों हैंड्स के साथ। अब जी के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब और किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, सी के पास, तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही कंबाइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। बस ये याद रखना है कि मतलब इन दोनों के पास जो डबल बॉन्ड है, अगर सपोज करो हम लोग बोले कि ए को ज्वाइन कर दो सी के साथ, तो वो पॉसिबल है क्योंकि सी के पास 3 हैंड है और ए के पास 2 हैंड है, एक हैंड इसका फ्री रह गया, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर वो आपस में बाइंड नहीं कर पाएंगे और डीएनए क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों की यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बनेगी, एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ, जिसमें एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन के साथ कॉम्बिनेशन हो रही है। अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगी, फॉस्फेट के साथ होगी कि शुगर के साथ। अब हम बोल रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। अब ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हमेशा शुगर के साथ अटैच होने वाले हैं, फॉस्फेट के साथ कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि जो शुगर है दैट इज द 5 कार्बन रिंग, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है 5 कार्बन रिंग के साथ होती है, जिसके साथ यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स अटैच होंगे, फॉस्फेट के साथ नहीं होने वाले, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं वो जो कंबाइन करेंगे, अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे होगी नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स की। अब देखिए यहाँ पे शुगर है, अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है, मतलब एडेनिन प्रेजेंट है एक स्टैंड के ऊपर, एक स्टैंड के ऊपर अगर एडेनिन है तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, ये पेरेंट स्टैंड हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया इसका डॉटर स्टैंड, दैट इज द डॉटर स्टैंड, पेरेंट और डॉटर स्टैंड होगी। अब यहाँ पे देखिए पेरेंट स्टैंड के पास अगर ए प्रेजेंट है तो उसकी डॉटर के पास क्या होगा, ए के साथ कॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया था किसकी होगी, टी की होगी, बट बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गया, क्लियर। अब ये जो बॉन्ड है शुगर और नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इनको भी आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, जब तक ये कंबाइन नहीं करेंगे तो नहीं तो फिर ये ऐसे हवा में लटके रह जाएंगे, तो इनकी कॉम्बिनेशन भी होनी चाहिए। तो इनकी कॉम्बिनेशन कौन सा यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हियर इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक और बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब बस ये याद रखना है कि जब हमारे पास शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स अटैच होंगे उनके लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे जब ये दोनों सेंटर में जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। अब यहाँ पे सपोज करिए जी प्रेजेंट है, तो जी की कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर सी प्रेजेंट है
तो कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 बॉन्ड है वो फॉर्म होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ये याद रखना, अगर सी है तो जी ही आएगा, कोई और यहाँ पे बेस पेयर्स, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशन इसी तरीके से बनी है। ये किसने फाइंड आउट किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने फाइंड आउट किया था कि ये इस तरीके से हमारा डीएनए, क्योंकि ये मैंने आपको एक ओपन स्ट्रक्चर दिखाई है डीएनए के यहाँ पे, कि ओपनली अगर हम ओपन करके देखते हैं तो डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अदरवाइज डीएनए हमारा क्वाइलिंग शेप में ही प्रेजेंट होता है, क्वाइलिंग शेप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब ये ओपन स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा डीएनए किस तरीके से प्रेजेंट है और इसकी पोलैरिटी क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए फॉर्म हो रहा है। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पे बताया था क्रोमोसोम्स है, अब क्रोमोसोम के अंदर जीन्स है, अब इन जीन्स के अंदर यहाँ पे क्या है? डीएनए है। जो डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे इनसाइड में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से फर्दर बॉडी की शेप, साइज, वो सारी कैसी चीजें फॉर्मेशन होने वाली हैं। तो वो सारे के सारा जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा डीएनए वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस। अब जो ये न्यूक्लियस है, अब जो साइंटिस्ट ने फर्स्ट ने फाइंड आउट भी किया था, उसने कहाँ से निकाला था डीएनए को? पस सेल्स में से निकाला था। पस सेल्स में, न्यूक्लियस में, इनसाइड में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियन प्रेजेंट होते हैं और डीएनए एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये डीएनए इतना मतलब स्मॉलर साइज का होता है और मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम लोग एज इट इज नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वाइलिंग में और इस तरीके से प्रेजेंट होता है, हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ से एंडिंग हो रही है। तो थ्रेड लाइक बहुत बारीक बारीक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने हमें उसी मॉडल को आगे बताया था कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनी हुई है, कौन कौन से। अब ये सारे के सारे बेस पेयर सभी के अंदर सेम होते हैं। हमारा जो डीएनए है 99.9% हमारे पेरेंट्स के साथ मैच हो रहा है, ओनली 1%, 0.01% ही हमारा जो डीएनए वो अलग है। अब वो जो डीएनए अलग है वो कॉम्बिनेशन अलग होगी, बस कुछ नहीं होगा, सभी के अंदर सेम फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इससे ज्यादा बेस पेयर तो प्रेजेंट ही नहीं है। बस ये 4 बेस पेयर्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा है। अब ये 4 बेस पेयर्स ही किस तरीके से अलग अलग वहां पे पोजीशंस पे प्रेजेंट है, अलग अलग यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन कर रही है, या फिर कहीं पे इनकी भी क्या होती है रेपिटेशन हो जाती है। अगर एक शुगर के साथ यहाँ पे है, इस शुगर के साथ भी, इस शुगर के साथ भी सेम कंबाइन हो सकते हैं। रेपिटेशन ज्यादा टाइम भी हो सकती है, जिसमें हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे टाटा बॉक्स को कि 80 आगे कंबाइन होते जा रहे हैं, वो आगे बताऊंगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है आपने कि जो हमारे पास डीएनए है उसके अंदर ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, फॉस्फेट एंड शुगर। फॉस्फेट और शुगर बैकबोन की फॉर्मेशन करेंगे, और नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, उसके अंदर 4 फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब चार्गफ आया, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, उसने देखा कि चलो वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल प्रोवाइड कर दिया। अब उसने आगे फाइंड आउट किया कि चलो मैं अब ये देखता हूँ कि किस तरीके से जो है आगे, जैसे जो हमें वॉटसन एंड क्रिक ने बताया वो सही है कि नहीं है। फिर चार्गफ्स ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। अब चार्गफ्स ने भी अपने रूल प्रोवाइड किए थे, बट वो रूल वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंगली ही थे। उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या था, उसने बोला कि डीएनए डबल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने भी यही बताया था, चार्गफ ने भी यही मतलब प्रूव कर दिया कि डीएनए क्या है यहाँ पे डबल स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। और फिर चार्गफ ने क्या बोला, पोलैरिटी है, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, 5 प्राइम में तो 3 प्राइम होगा, कि ऑपोजिट एंड्स आपस में हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे पोलैरिटी के साथ प्रेजेंट है। ये वॉटसन एंड क्रिक ने भी बताया था हमें, ठीक है। अब उसने क्या बताया चार्गफ ने कि जो यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ अटैच है। ये हमें वॉटसन एंड क्रिक ने, मतलब जो चार्गफ है उसने सेम वही वर्डिंग बोली जो वॉटसन एंड क्रिक की थी, बट लेकिन उसने क्या किया, उसको दोबारा से साइंटिस्ट ने, चार्गफ ने फाइंड आउट किया और उसी को प्रूव कर दिया कि हाँ वो सही चीज है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर हमारे जीन्स के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो जो चेंजेस है वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्योंकि अगर हमारी क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन गलत होगी, जीन्स हमारी गलत कंबाइन हो गए, या डीएनए के अंदर कॉम्बिनेशन गलत होगी, ए के साथ कुछ और ही अटैच हो गया, यहाँ पे ए के साथ जो है वो सी की या जी की अटैचमेंट होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये अलग एक फर्दर टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल बस इतना ही समझिए कि डीएनए क्या है, ठीक है।
अब डीएनए के अंदर यहाँ पे आपको ये पता लग गया बेस पेयर्स है। अब बेस पेयर्स की प्रॉपर आपको ये भी पता लग गया अटैचमेंट किसके साथ होनी चाहिए, कि एक क्या है पेरेंट स्ट्रैंड है और दूसरा क्या है डॉटर स्ट्रैंड है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे डीएनए की क्या होती है रीनेचुरेशन और डीनेचुरेशन भी होती है, नया स्ट्रैंड बनता है, कॉपी की फॉर्मेशन होती है। अब हमारा डीएनए ही ट्रांसफर, अगर हमारा डीएनए बेबी के अंदर चला गया, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो हमारे अंदर डीएनए खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो डीएनए वो कॉपी होके फर्दर आगे जो है न्यू यंग वंस की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, कॉपी होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे डीएनए एज इट इज बाहर नहीं जा सकता, उसकी जस्ट ओनली एक कॉपी, जैसे हम फोटोस्टेट करवाते हैं ना, एज इट इज एक जीरोक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो वैसे ही डीएनए के जो है जीरोक्स की फॉर्मेशन होके आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है। अब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक सिकल सेल एनीमिया करवाया था, जिसमें मैंने बताया था अगर जीन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, फादर में या मदर में नहीं है, मदर नॉर्मल है या फादर नॉर्मल है, फादर के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो डिपेंड करता है कि जीन्स बेबी के अंदर कैसे क्रॉस ओवर हो रहे हैं और वही जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डिपेंडेंसी है कि कौन सा जीन आगे फर्दर न्यू जनरेशन के लिए हेल्प करेगा फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे गैमीट्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी 2n में ही प्रेजेंट है, मतलब हमारे सबके अंदर 2n है, 46 क्रोमोसोम्स ही है प्रेजेंट, 23 इन पेयर्स है, और सिंगल में अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम ही है हमारे अंदर। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो क्रोमोसोम जब बेबी की फॉर्मेशन होगी तो मेरे क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, वो क्रोमोसोम एज इट इज ही रहेंगे। जस्ट हमारे गैमीट्स के अंदर यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, जिसमें से हाफ क्रोमोसोम से कॉपी होके आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। सारे के सारे क्रोमोसोम, मतलब वो सिर्फ गैमीट्स के अंदर ही हो रहा है, माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये भी एक फर्दर बहुत बड़ा टॉपिक है कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, किस तरीके से डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चार्गस ने इसको प्रूव कर दिया। चार्गस ने ये बोला कि जो ए होगा हमेशा टी के साथ कंबाइन करेगा, जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करेगा। और चार्गस ने फिर ये भी बताया कि जो जी है वो सी के साथ कंबाइन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही करेगा, और ए हमेशा टी के साथ कंबाइन करेगा, वो डबल बॉन्ड के साथ ही करेगा। तो ये भी चार्गस ने मतलब प्रूव कर दिया, उसी के वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल को ही उसने फर्दर प्रूव, मतलब हैंस प्रूव कर दिया कि हाँ डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अगर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए को ग्रिफ्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, आगे फर्दर हर्शी एंड चेज ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी बस यही प्रूफ निकाला। आगे फर्दर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी यही उनका फर्दर प्रूफ आया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। हर्शी और चेज वाला आपको एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्ट वाला मैं आगे फर्दर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि उन्होंने किस तरीके से प्रूफ किया था इन सब चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये भी एक फर्दर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये स्पेशली आते हैं कि हर्शी एंड चेज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए को डिस्क्राइब कर दिया। क्योंकि हम लोग भी कई बार ऐसे होता है कि चीजों पे हम लोग यकीन नहीं करते हैं कि हाँ ये सच में हुआ ही होगा। हम क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी स्टडी करते हैं कि नहीं क्या पता ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो। तो वो स्टडी उन्होंने बार बार जब उनको फाइंड आउट हुआ, जब उन्होंने चेकआउट किया, तो वो यहाँ पे स्टडी ने या कंफर्म कर दिया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। अब चार्गस ने भी सेम वही रूल प्रोवाइड कर दिए, सारे यही रूल्स थे उसके अंदर। अब हमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, डीएनए की हम लोग अगर हमें कोई एक चीज दे रखी है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब फिलहाल यहां तक आप लोगों को ये सब चीज क्लियर होगी कि पोलैरिटी, अगर डीएनए का क्वेश्चन आ जाए तो डीएनए का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने एक तो पॉइंट्स में लिखना है, सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करोगे, ओपन स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें बनाओगे तभी आपको पता लगेगा, और जो है वो एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। यहाँ पे कि बॉन्ड्स के बारे में बताओगे, पोलैरिटी के बारे में, कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है, बैकबोन क्या है यहाँ पे, फिर एक एक करके पॉइंट्स के बारे में डिस्क्राइब करोगे कि डीएनए क्या है, यहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, और डीएनए के अंदर एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, 3 कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, और रीनेचुरेशन होती है, डीनेचुरेशन होती है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहे हैं, और जो आपस में डबल हेलिकल फॉर्मेशन में ही एग्जिस्ट करता है, सिंगल में एग्जिस्टेंस इसकी पॉसिबल नहीं हो सकती है। सेंस है, एंटी सेंस कोडोन प्रेजेंट है इसके अंदर, दीज आर द कोडोन्स। आगे फर्दर मैं बताऊंगी ये कोडोन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर इन कोडोन्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है। डीएनए एक स्टोरेज है हमारी इंफॉर्मेशन का इन कोडोन्स की, ये कोडिंग है, कोड वर्ड है। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं ना, कोड वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोड वर्ड के थ्रू हम बातें कर रहे हैं, तो इसी तरीके से डीएनए में भी क्या है, यहाँ पे ये कोड वर्ड प्रेजेंट होते हैं
जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं ये कोड वर्ड, और बताते हैं आगे फर्दर कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कौन से कोडोन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और उनके अंदर किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है फॉर्मेशन होगी, या फिर डिजीज की ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नॉर्मल बॉडी बनेगी, क्या बनेगा, वो सब कुछ हमारे डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज द डीएनए। अब आप लोगों को डीएनए के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो बच्चों की कंफ्यूजन यही होती है कि क्रोमोसोम्स क्या है, कहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए कहाँ गया। तो इस चीज को याद रखना है, दैट इज द क्रोमोसोम, जो कि एक पेयर मतलब एक पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बस ये चीज आपने नहीं भूलनी है कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट है और 46 जो है वो सिंगुलर के अंदर फॉर्मेशन होती है। अब इनके जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, हमारे जीन्स प्रेजेंट है, और जीन्स के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिला है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द डीएनए। अब डीएनए को आप लोगों ने ऐसे ही अपने पेपर में भी अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, और इसी तरीके से आपने लर्न करना है, जो कि मैंने एक इजीएस्ट वे बताया था, एजी के साथ आपने याद रखना है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है प्यूरिन और पिरिमिडिन में। प्यूरिन एक छोटा वर्ड है जिसके अंदर एजी मतलब होंगे, एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होंगे, और पिरिमिडिन में क्या होंगे, यहाँ पे 3 चीजें प्रेजेंट होंगी, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल को आपने जस्ट ओनली इसलिए याद रखना है, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। डीएनए में सिर्फ ये टी और सी ही प्रेजेंट होते हैं, ए टी जी और सी, ATGC, बस ऐसे याद रखो, ATGC। और प्यूरिन और पिरिमिडिन AG, और यहाँ पे TC वर्ड से याद रखना है आपने। TC कहाँ पे होता है, ट्रेन में TC प्रेजेंट होती है ना, TC जो टिकट चेकर होती है चेक करने के लिए, तो वही आपने यहाँ पे याद रखना है कि पिरिमिडिन में क्या है, TC है, थाइमिन और साइटोसिन, बस इनकी वर्डिंग याद रखनी है। और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लाती रहूंगी एक इजीएस्ट फॉर्मेशन में, ताकि आप लोगों को ये हर चीज समझ आ सके। और मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।